अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू टू एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा रिनेसेंस पीरियड और रिफॉर्मेशन पीरियड पे, जो कि आपका टॉपिक है सिक्स्थ सेमिस्टर थीम्स इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन और जो आपका फोर्थ सेमिस्टर है अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कि आपका होता है कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो हम एक ही लेक्चर में इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हम पहले रेनेसा स्टार्ट करते हैं और इसी वीडियो में रिफॉर्मेशन का पीरियड भी हम ख़त्म करेंगे। तो 20 to 25 मिनट्स में आपका लेक्चर पूरा होगा, तो आप अच्छे से ये लेक्चर सुनना। ठीक है, तो चलिए अब हम रेनेसांस स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेनेसांस एक मतलब ये रेनेसा है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और जिसका मतलब है रिबर्थ और रिवाइवल और री अवेकनिंग। और रेनेसांस का जो पीरियड है वो है 14 से लेके 17th सेंचुरी। ठीक है, ये रेनेसांस का पीरियड है और यहाँ से मतलब कुछ चीज़ों का रिबर्थ होता है, कुछ चीज़ों का रिवाइवल होता है। मतलब जो पहले स्टैग्नेट हुई थी, मतलब जो चीज़ें रुकी हुई थी, मतलब बहुत से कार्य मतलब सारे रीजंस हो सकते हैं। मतलब इससे पहले कोई वार हुआ होगा या कुछ और होगा जिसकी वजह से मतलब चीज़ें रुकी हुई हो, डेवलपमेंट एकदम स्टॉप हुई हो। तो फिर मतलब जो एंशंट मतलब में जो कुछ चीज़ें थे, जो लिटरेचर था, कल्चर था, आर्किटेक्चर था, स्कल्पचर था, उन्हीं चीज़ों को फिर से यहाँ रिवाइवल किया जाता है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे मतलब मैंने आपको बोला है रेनेसांस का मतलब है रिबर्थ, रिवाइवल या रीअवेकनिंग, मतलब दोबारा से उन्हीं चीज़ों को रिवाइव करना। किन चीज़ों को रिवाइव किया गया है रेनेसांस पीरियड में? जो ग्रीक एंड रोम का जो कल्चर था, लिटरेचर था, पेंटिंग्स थी, उनका जो स्कल्पचर था, आर्किटेक्चर था, उन्हीं चीज़ों को रिवाइव किया गया इटली में। इटली में मतलब पहले रेनेसांस स्टार्ट हुआ वर्ल्ड में। तो अब हम बोलेंगे कि इटली में क्यों हुआ। देखिए, इटली में एक जगह होती है फ्लोरेंस, वहाँ से आपका रेनेसांस पीरियड स्टार्ट होता है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा एक यहाँ से बात बताऊँगा। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। देखिए, एक है एंशंट, मतलब ये एंशंट मतलब बहुत मतलब एज थी पॉजिटिव, मतलब इसमें डेवलपमेंट हो रही थी, कल्चर की, लिटरेचर की, आर्ट की, सब कुछ डेवलपमेंट हो रही थी। लेकिन जो ये बीच का है ना मिडवल पीरियड, इसको कहते हैं हम डार्क एज। इसका टाइम पीरियड है 5th से लेके 14th सेंचुरी। इसलिए मैंने आपको बोला जो रेनेसांस है उसका टाइम पीरियड है 14th से लेके 17th सेंचुरी। जो मिडिल एज है, मतलब जो मिडवल पीरियड था वर्ल्ड हिस्ट्री का, इसको माना जाता है कि ये डार्क एज था, क्योंकि इसमें मतलब 100 years वार्स हुए थे। मतलब ब्लैक डेथ भी कहा जाता है इसको, मतलब मिलियंस पीपल वेर किल्ड। और इस पीरियड में पोप को मतलब सब कुछ माना जाता था, मतलब जो हेड ऑफ द चर्च, मतलब जो जो धर्म लोग थे ना, मतलब धर्म को मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी मिडवल पीरियड में। मतलब ये बोलते थे धर्म ही सब कुछ है, जो ये इंसान है मतलब ये कुछ नहीं कर सकता है, मतलब ये इसको जो भी करना होगा वो जो मतलब ये जो होते हैं ना वो चर्च में जो बैठे हैं पुदारी उदारी क्या बोलते हैं उनको, मतलब जो वो बोलते थे और लोग वही करते थे, क्योंकि लोगों के पास कुछ और चारा भी नहीं था। इसलिए इसको कहा जाता है मतलब डार्क एज। मतलब पोप ही जो हेड ऑफ द चर्च वाज, ही वाज कमांडेड एवरीथिंग। करप्शन था इस पीरियड में, वार्स हो रहे थे, इग्नोरेंस था इस पीरियड में, मतलब बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट किया जाता था, मतलब कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। इस पीरियड में कहा जाता था कि मतलब धर्म ही सब कुछ है। लेकिन फिर जो कुछ मतलब स्कॉलर्स आते हैं, जैसे कि मतलब पेट्रारिच, मैं आपको इसी लेक्चर में आगे बोलूँगा और अच्छे से, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि उसने बोला मतलब धर्म ही सब कुछ नहीं है, बल्कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन सब कुछ है। इसी मतलब इसके लिए यहाँ सब कुछ बना है, ना कि खाली मतलब धर्म है। ठीक है, तो उसके बाद फिर इस यहाँ से मतलब रेनेसांस स्टार्ट होता है और फिर मॉडर्न पीरियड में मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, लेकिन इसको कहा जाता है डार्क एज मिडवल पीरियड में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो टर्म रेनेसा, इसका मतलब है रिबर्थ, रिवाइवल है। इसकी वजह से मतलब सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गई दैट टुक प्लेस इन यूरोप। मतलब ये यूरोप की बात है, रेनेसा मतलब जो पीरियड है यूरोप की बात करूँगा मैं। इस रेनेसा पीरियड को माना जाता है कि ये ट्रांजिशन पीरियड है, जैसे कि मैंने आपको बोला ना एंशंट मिडवल मॉडर्न, मतलब ये एक मिडल का मतलब टाइम है। जैसे इसके बाद जो मतलब स्टार्ट क्या होता है, रेनेसा पीरियड के बाद क्या होता है स्टार्ट आपका मतलब वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री। ये मतलब ट्रांजिशन पीरियड था बिटवीन मिडवल एंड मॉडर्न। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इट लेड टू रिवाइवल ऑफ लिटरेचर, आर्ट, जो मैंने आपको बोला इन इन चीज़ों का रिवाइव हुआ। और इसने यहाँ पर क्या ख़त्म किया है, मतलब जो पहले पहले था, पहले मतलब फ्यूडलिज्म था, इसको रेनेसां पीरियड में मतलब ख़त्म किया गया और यहाँ से इमर्ज हुए नेशन नेशन स्टेट्स। कैसे, यही आपको बोलूँगा। देखिए, जो कि मतलब फ्यूडलिज्म यहाँ पे एंड हुआ वो क्या था। देखिए, इसमें मतलब चार मतलब जो क्लासेस थे, मतलब क्लर्जी था। देखिए, ऊपर से आता था किंग्स, फिर आते थे नोबल्स,
पिलार, फिर आता था आपका वेसल क्लास, मतलब जो कि लड़ाई वड़ाई करते थे। उसके बाद आपका आता था पीजेंट। देखिए किंग क्या करता था, किंग जो मतलब किंग वाज द ओनरशिप ऑफ, मतलब जो भी मतलब लैंड था उसका ओनर कौन था, वो किंग था इस पीरियड में। वो इनको लैंड देता था और ये वाले इनको लैंड देते थे और ये क्लास इनको लैंड देता था। और ये क्या करता था, ये वाले क्लासेस इसको मतलब मिलिट्री प्रोटेक्शन देते थे किंग को, क्योंकि किंगडम तभी तक है जब तक मतलब मिलिट्री है मतलब किंग के पास, तभी वो किंग है। और ये भी वैसा ही करते थे, मतलब जो ये क्लास था, ये इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे इस क्लास को, और ये इनको कमा के देते थे फूड वगैरह। लेकिन इनको पैसे नहीं मिलते थे, मतलब जो पीजेंट थे ना उनको क्लासेस मतलब पैसे वैसे नहीं मिलते थे, और इनको रेंट देना पड़ता था। और इसके बदले ये दिस क्लास वाज शेल्टर फॉर दिस क्लास, मतलब फिर ये क्लास इनको प्रोटेक्ट करता था। ऐसा चलता था आपका जो है फ्यूडलिज्म था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ सकते, यहाँ पर आप पढ़ना देखिए कि जो किंग था वो ओन करता था सभी लैंड को, ठीक है। और इस लैंड को मतलब डिवाइड किया था पीसेस ऑफ लैंड, और वो नोबल्स को दिया जाता था। और ये नोबल्स क्या करते थे, ये पीजेंट्स को देते थे, और ये पीजेंट्स को कमा के देते थे, और उसके बदले में नोबल्स इनको मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करता था, और जो कमा के देते थे फिर ये नोबल्स वापस किसको पेड करते थे, किंग को। तो ऐसा था आपका फ्यूडलिज्म। मतलब ये आपको क्या यहाँ पर मतलब इस शॉर्ट में यहाँ पर बोलूँगा, मतलब आप लैंड होल्ड करो और उसके बदले आप सर्विसेज दो, मतलब लैंड लो और सर्विसेज प्रोवाइड करो। ये था आपका फ्यूडलिज्म, ठीक है। इसी को यहाँ पर मतलब ख़त्म किया गया रेनेसां पीरियड से, और यहाँ से आपका जो नेशन स्टेटस है, मतलब अब ये सिस्टम ख़त्म हुआ। अब ऐसा नहीं कि मतलब सारा लैंड किंग के पास रहेगा, जो मतलब जितना लैंड वो देगा उतना नहीं। अब मतलब ओनरशिप आएगी, मतलब पीजेंट्स को अपना अपना लैंड दिया गया है उसके बाद। तो ऐसे आपका फ्यूडलिज्म यहाँ पर ख़त्म होता है और इमरजेंस होती है नेशन स्टेटस की। और यहाँ पर जो ह्यूमनिज्म था, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले पहले क्या था कि धर्म ही सब कुछ है, बाकी मतलब जो ह्यूमन ह्यूमन वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इस पीरियड से ह्यूमनिज्म डेवलप हुआ कि नहीं, ह्यूमन मतलब सब कुछ है, ह्यूमन मतलब कुछ भी कर सकता है अपनी सोच से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर थोड़ा इंटेलेक्चुअल को इंपॉर्टेंस दी गई, मतलब ऐसा नहीं कि धर्म ही सब कुछ है, बल्कि ह्यूमन भी मतलब बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो जो रोमन एम्पायर था वो डिक्लाइन होता है 15th सेंचुरी एडी में, ठीक है। उसके बाद मतलब मुस्लिम डोमिनेट होती है उस मतलब पीरियड में, मतलब मुस्लिम की फाउंडेशन बहुत ज़्यादा फैलती है, स्प्रेड होती है। तो इससे क्या हुआ, जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन होता है, इससे क्या हुआ, जो इनका क्लासिक आर्ट था, लिटरेचर था, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, मतलब उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, उसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन जो इनका ये आर्ट कल्चर सब कुछ था, इसको प्रिजर्व कहाँ पे रखा गया था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसकी कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल जगह ग्रीस में है, ग्रीक में एक कॉन्स्टेंटिनोपल जगह है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ लर्निंग। कॉन्स्टेंटिनोपल को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ लर्निंग, क्योंकि यहाँ से लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी लर्निंग से डील करता है वो था आपका कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी, जो कि ग्रीक में है, ठीक है, ग्रीक। उसके बाद क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि मुस्लिम डोमिनेशन मतलब डोमिनेट हुए थे जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन होता है 15th सेंचुरी के बाद। तो इसके बाद मतलब मुस्लिम्स की मतलब ज़्यादा फाउंडेशन होती है। तो जो ओटोमन तुर्किस थे, जो तुर्की है ना, तुर्की, उसको एंशंट में बोला जाता था ओटोमन एम्पायर, ठीक है। ओटोमन एम्पायर था आपका तुर्की। ये क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल को। ओटोमन तुर्कस अटैक करते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल को 1453 में। जब ये तुर्कस कैप्चर करते हैं इस कॉन्स्टेंटिनोपल को 1453 में, तो उसके बाद जो ये ग्रीक स्कॉलर्स थे ये वहाँ से भाग जाते हैं, दे फ्लेड फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल टू रोम, ठीक है। तो फिर जब वहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल में अटैक होता है, कॉन्स्टेंटिनोपल मैंने आपको बोला वो ग्रीक में जगह है, कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ है, ग्रीक में जगह है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ लर्निंग। तो फिर जब तुर्कस यहाँ पे अटैक करते हैं, और जो फिर ये ग्रीक स्कॉलर्स थे, पोइट्स थे, आर्टिस्ट्स थे, लिटरेचर्स थे, ये वहाँ से भाग जाते हैं फ्राम कॉन्स्टेंटिनोपल टू रोम। रोम कहाँ है, रोम आपका जो ये एक सिटी है, ये कहाँ है, इटली में रोम सिटी है। ये रोम कहाँ पे लोकेट है, ये इटली में है, इटली इसकी कंट्री है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनका कॉन्टिनेंट कौन होता है दोनों का, वो होता है यूरोप, ये आपको याद रखना है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये खाली वहाँ खाली हाथ गए, मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल को छोड़ के मतलब रोम में ऐसे ही गए, इटली में ऐसे ही गए, नहीं। इन्होंने अपने साथ जो इनके लिटरेचर के बुक्स थे, कल्चर के बुक्स थे, आर्ट के बुक्स थे, पेंटिंग्स थी, इन ग्रीक वालों ने वो अपने साथ लिए। जब वो कॉन्स्टेंटिनोपल से भाग रहे थे और जब रोम इटली में पहुंच गए, तो उन्होंने वो अपने साथ जो इनका जो कल्चर की बुक्स थी, लिटरेचर की बुक्स थी, इनको साथ लिया। और कहाँ पे मतलब फिर ये आ गए, रोम या इटली में, मतलब फिर ये इटली में पहुँचते हैं। इटली
इटली से मतलब स्टार्ट होती है रेनेसा की, क्योंकि इनको लगता है जब ये इटली पहुंचते हैं ना, ये ग्रीक वाले, इनको लगता है कि इटली एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, मतलब यहाँ एक कंडीशन बहुत पीसफुल मतलब कंडीशन है, तो यहाँ हम आराम से अपना जो आर्ट है, लिटरेचर है, कल्चर है, उसको हम रिवाइव कर सकते हैं यहाँ इटली में। मतलब जो ग्रीक रोम का जो मतलब कल्चर है, लिटरेचर है, आर्ट है, उसी को रिवाइव हम करेंगे कहाँ, इटली में, और इसी को बोलते हैं हम शॉर्ट में रेनेसा। ठीक है, ये आपका मतलब नटशेल में था रेनेसा असल में क्या है। ये कहा जाता है कि अगर 1453 में, अगर 1453 में ये तुर्कस वाले ना अगर ये अटैक नहीं करते इस कॉन्स्टेंटिनोपल में, तो हमारे इस वर्ल्ड हिस्ट्री में आज आज के मतलब आज ये रेनेसा टॉपिक ही नहीं होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रीक का आर्ट लिटरेचर था विच वॉज डस्टेड बाई रिपीटेड इन्वेजन ऑफ तुर्कस, क्योंकि तुर्कस ने उसको मतलब ख़त्म किया था, इन ग्रीक का जो लिटरेचर आर्ट था वहाँ अटैक से, और फिर वहाँ से ये ग्रीक स्कॉलर्स, फिलासफर्स, पोइट्स भाग जाते हैं और इटली में पहुँचते हैं टू सेव देमसेल्व्स, एंड आफ्टर दैट इन इटली दे रिवाइव देयर कल्चर, लिटरेचर, वट एंड एवरीथिंग। लेकिन उन्होंने अपने साथ वो बुक्स वुक्स वगैरह आर्ट के, कल्चर के एंड मनी अदर थिंग्स अपने साथ लिए थे जब वो इटली में पहुंच गए। तो इसलिए हम बोलते हैं इटली इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसा। इटली में भी कौन सी सिटी है, वो है फ्लोरेंस सिटी, यहाँ से आपका मतलब स्टार्ट होता है रेनेसा पीरियड। मैं यहाँ पर लिखा है रेनेसा इन इटली, मतलब ये दिस इज कंसिडर द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसा फॉर सेवरल रीजंस। एक ये है कि मतलब दिस वाज द इटली वाज द सीट ऑफ लैटिन लैंग्वेज, और ये मतलब बहुत पुरानी की सिविलाइजेशन मतलब यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, इसलिए मतलब यहाँ पर इन्होंने मतलब इनको एक अच्छा टाइम मिला कि हम अपना कल्चर, लिटरेचर यहाँ रिवाइव कर सकते हैं। और कौन सी सिटी है इटली में, फ्लोरेंस, जहाँ से आपका ये पीरियड स्टार्ट होता है रेनेसा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात वो है दंती, मतलब ये एक स्कॉलर है दंती, जब ये एक बुक पब्लिश करता है जिसका नाम है द डिवाइन कॉमेडी, ये एक मतलब ग्रेट इटालियन पोएट था ये दंती। इसके बाद, इस पब्लिकेशन के बाद ही ट्रिगर होता है आपका रेनेसा मोमेंट इन द सिटी। या ट्रिगर मतलब यहाँ से आपको कहते हैं ना, मतलब एक पॉइंट मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है कि यहाँ से आपका रेनेसा स्प्रेड होने लगता है। ठीक है, ये बुक किस में लिखी गई थी, इटालियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, इस बुक को इसी लैंग्वेज में लिखा गया था। और यहाँ से फिर आपका जो रेनेसा है ये मतलब बाकी यूरोपियन पार्ट्स में भी स्प्रेड होता है, मतलब इटली से फिर ये मतलब फ्रांस में, उसके बाद इंग्लैंड में वगैरह वगैरह, तो लास्ट में इंग्लैंड में मतलब स्प्रेड होता है, पहले इटली, उसके बाद फ्रांस, स्पेन वगैरह। ठीक है, और फिर ये मतलब रीच पीक में कहाँ पहुँचते हैं, 16th सेंचुरी में, मतलब फिर ये बहुत यूरोपियन पार्ट्स में पहुँच जाता है, मतलब ये रेनेसा पीरियड। तो यहीं पर मैंने आपको ये समझाया है। अब मतलब इसके काजेज भी किए हैं, मतलब फॉल डाउन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1453 में अटैक हुआ, तुर्कस ने अटैक किया यहाँ पर, फिर यहाँ से ग्रीक मतलब भाग गए इटली में, और इटली से उन्होंने अपना जो कल्चर, लिटरेचर, उसको रिवाइव किया गया। ये मतलब पहला कारण है, मतलब रेनेसा कैसे स्टार्ट हुआ। और जो दूसरा वो है कंटेक्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला फ्यूडलिज्म खत्म होता है, और जब ये फ्यूडलिज्म खत्म होता है तो यहाँ से एक्सप्लोर होता है एक नई दुनिया की, एंड दिस लेड टू मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज, मार्केट्स फिर एस्टेब्लिश होने लगे, और जिसकी वजह से आपके मतलब डेवलपमेंट कौन हुए, पावरफुल नेशन स्टेट्स इन वेस्टर्न यूरोप, मतलब फ्यूडलिज्म खत्म होता है। और जब हमें पता है, और इन नेशन स्टेट्स के बनने से क्या हुआ कि ट्रेड एस्टेब्लिश हुआ, मतलब अब ईस्ट वेस्ट ट्रेड होने लगा, और इससे क्या हुआ, रेनेसा को बहुत फ़ायदा मिला कि जो आइडियाज़ थे, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन हुई आपस में कंट्रीज़ को, मतलब अब जो ये मतलब धर्म वगैरह था उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, अब मतलब बहुत सारे इस ट्रेड ने मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दी इस रेनेसा पीरियड को, मतलब एक्सचेंज आइडियाज़ हुए कि हमको पता है कि ट्रेड से मतलब बहुत फ़ायदा होता है कि हमें एक दूसरे का आइडियाज़, उनका कल्चर वल्चर वगैरह पता चलता है। और ये है कि इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, जो कि कब होता है अराउंड 1450, जिसको कौन इन्वेंट करता है, गुटनबर्ग। इससे क्या हुआ कि न्यू आइडिया जो है वो स्प्रेड फास्ट होने लगे। अब ये नहीं कि आपको एक बुक है अब इसको इसको दो, कि नहीं, जो मतलब अगर कोई हम मतलब किसी और कंट्री का जो सेकुलर बुक्स है उनका लिटरेचर पढ़ सकते हैं, मतलब हम बस आराम से वो पढ़ सकते हैं इस प्रिंटिंग मशीन से। मतलब रेनेसा को बहुत फ़ायदा हुआ कि हमने मतलब बाकी कंट्रीज़ के जो उनका लिटरेचर है, कल्चर है, आर्ट के बुक्स वगैरह, हम उनको आराम से पढ़ सके, और हमें मतलब बहुत कुछ पता चला कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन हुई इससे। और डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म हुआ
ये मैंने आपको पहले समझा कि जो पोप था ही वाज हेड ऑफ द चर्च, मतलब ये सब कुछ, ये पुजारी वुजारी ये सब कुछ करता था। मतलब लोगों को कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था, बस ये जो बोलता था पोप लोग वही करते थे। और लास्ट में आते क्रूसेडर्स कौन थे, जब तुर्कस अटैक, ये मतलब एक्चुअल में क्रूसेडर्स मुस्लिम्स ही है। जब ये तुर्कस अटैक करते हैं और वहाँ फिर जब ये मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल में अटैक करते हैं, वहाँ से फिर ये कुछ उनका मतलब लिटरेचर आर्ट वगैरह के बुक्स अपने साथ ले जाते हैं। जब ये अपनी कंट्री फिर वापस जाते हैं और वहाँ से ये भी मतलब उस लिटरेचर को रिवाइव करते हैं। ये मतलब क्रूसेडर्स की इंपॉर्टेंस है, मतलब ऐसे ऐसे आपका रेनेसा स्टार्ट हुआ। अब है सिग्निफिकेंस, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है इस रेनेसा पीरियड की। देखिए लिटरेचर में क्या हुआ, लिटरेचर में पहले जो बाइबल थी ना उसको बस लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, बाइबल को ट्रांसलेट किया गया फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश, ठीक है। ये किसने किया, जॉन विक्लिफ ने, जॉन WYCLIF, जॉन विक्लिफ ने ये मतलब किया, इसने बाइबल को ट्रांसलेट किया फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश। इससे क्या हुआ कि अब जो बाइबल है, क्योंकि हमें पता है कि जो मतलब वेस्टर्न मतलब यूरोपियन कंट्रीज है वो उनका मतलब रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, मतलब वो उनकी जो होली बुक है वो है बाइबल ही। और उनको जब वो बाइबल को पढ़ेंगे, क्योंकि हम पहले बस वही पढ़ सकते थे, मतलब जो जो मतलब लैटिन लैंग्वेज समझते थे, लेकिन अब नहीं है। अब मतलब जो इंग्लिश हमें पता है यूनिवर्सल लैंग्वेज है, अब इसको हर कोई पढ़ सकेगा और इनको पता चलेगा कि असल में जो क्रिश्चियंस वगैरह है, ये जो पोप यहाँ बैठा है, धर्म पुजारी वगैरह जो हमें लूट रहे हैं, क्योंकि तो लोगों को पता चलेगा बाइबल से, मतलब इनको पता चलेगा कि हाँ इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए मतलब लिटरेचर में मतलब सिग्निफाई हुआ, बहुत इंपॉर्टेंस मिली लिटरेचर को इससे, बाइबल को जब हम ट्रांसलेट किया बाकी लैंग्वेजेस में। अब आर्ट में आता है हम, अब हम बात करेंगे यहाँ पेंटिंग्स की। मतलब जो इटली में थे ना, इटली में यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पेंटर्स थे, जिसका नाम था लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो एंड राफेल। जो लियोनार्डो डा विंची था, ये एक मतलब वर्सटाइल मैन था उस टाइम का। ये आर्टिस्ट भी था, पोएट भी था, म्यूजिशियन, इंजीनियर, और इसको हम कहते हैं रेनेसांस मैन, किसको, लियोनार्डो डा विंची। और इसकी टू इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स बहुत फेमस है, वो है द मोनालिसा एंड द लास्ट सपर, जिनको हम बोलते हैं मास्टर पीस ऑफ पेंटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है माइकल एंजेलो, इसकी भी मतलब पेंटिंग्स दो है जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 16 चैपल सीलिंग, और जो इसकी लास्ट है वो कौन सी पेंटिंग है, वो है द लास्ट जजमेंट, जिसको हम बोलते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड। और तीसरा है वो था राफेल, इसकी भी पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है, ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर था। और इसकी कौन सी फेमस है, वो है द मैडोना। तो ये थे आपके मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर्स, रेनेसा पेंटर्स, ये मतलब तीन थे, ये तीनों कहाँ के थे, इटली के थे। रेनेसा से डेवलपमेंट हुआ साइंस में भी बहुत कुछ, जैसा कि मॉडर्न साइंस बारन हुआ रेनेसा पीरियड से, जो कि मतलब साइंस जो था मिडल एजेस में, मैंने आपको बोला मिडल पीरियड मतलब डार्क एज था, वहाँ पर मतलब कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, मतलब सुपर सिचुएशंस में लोग बिलीव कर रहे थे, धर्म के जो पुजारी थे उन पे भरोसा करते थे, मतलब बोल रहे थे धर्म ही सब कुछ है। लेकिन अब साइंस में भी मतलब डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, और इसने क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन लाई मतलब नेचर में रेनेसा पीरियड से, ठीक है। और जिस फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कौन है, फ्रैंकिस बेकन। और आता है आपका जो कॉपरनिकस था, कॉपरनिकस एक थ्योरी एस्टैब्लिश करता है जिसको हम बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये क्या बोलता है कि जो हेवनली बॉडीज है ना, मतलब प्लैनेट्स, ये अर्थ को रिवॉल्व नहीं करते हैं बल्कि सन को। पहले हम बिलीव क्या कर रहे थे, मतलब रेनेसां पीरियड से पहले लोग बोलते थे कि जो हमारे प्लैनेट्स है ये अर्थ को रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इसने बोला नहीं, हमारे प्लैनेट्स अर्थ को रिवॉल्व नहीं करते हैं बल्कि सन को रिवॉल्व करते हैं। सपोज कि ये हमारी अर्थ है और जो हमारे प्लैनेट्स है वो इसको रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कॉपरनिकस ने बोला, मतलब ये हम सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं हमारे प्लैनेट्स, ना कि अर्थ के। अर्थ का भरोसा मतलब बिलीव पहले पहले था। अब इसी थ्योरी को किसने सपोर्ट किया, केपलर ने। केपलर ने बोला कि हाँ जो कॉपरनिकस है ये सही है, इसने सही बोला कि जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। बट कॉपरनिकस ने ये नहीं बोला था किस पाथ में, मतलब उसने ये नहीं बोला कि किस वे में वो मतलब रिवॉल्व करते हैं। सपोज ये हमारा सन है, इसने बोला कि वो इलिप्टिकल में रिवॉल्व करते हैं। सपोज कि ऐसे इलिप्टिकल होता है, मतलब ऐसे, मतलब जो एजेस होते हैं वो बल्ज होते हैं, ठीक है। इसने बोला ऐसे रिवॉल्व करते हैं हमारे हेवनली बॉडीज, प्लैनेट, सेल्सियस बॉडीज वगैरह जो है। और इसके बाद आता है गैलीलियो, ये क्या बोलता है, इसने इन्वेंशन किया टेलीस्कोप, जिसने मतलब इस थ्योरी को और सपोर्ट किया है, जो कॉपरनिकस थ्योरी को इसको मतलब और ज़्यादा सपोर्ट किया है इसने। और लास्ट में आता है न्यूटन। न्यूटन ने क्या बोला कि जो ये सभी मोमेंट्स है हमारे सेल्सियस बॉडीज जो प्लैनेट्स के हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है, कि जो मतलब ग्रेविटेशन है किसकी, सन की। मतलब हमको पता है कि सन के पास ग्रेविटेशन फोर्स है, जिसकी वजह से मतलब ये फिक्स्ड पाथ में मतलब रिवॉल्व करते हैं हमारे प्लैनेट्स।
अगर इंसान के पास ग्रेविटेशन नहीं होती तो हमारे प्लैनेट्स आज मतलब एक बार कोई प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व करता, कभी ऐसे करता, लेकिन इस ग्रेविटेशन से क्या हुआ कि फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ में ये रिवॉल्व करते हैं हमारे प्लैनेट्स। ये किसने बोला? न्यूटन ने। ठीक है, तो ये था आपका डेवलपमेंट में साइंस क्या क्या हो गया। तो आर्ट में भी मैंने आपको बोला, साइंस में भी मतलब कॉपरनिकस ने बोला सन जो मतलब रुका हुआ है इसी के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। जो गैलीलियो था इसने बोला, टेलीस्कोप ने इन्वेंट किया 1554 में। जॉन केपलर का मैंने आपको बोला कि इसने बोला इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। विलियम हार्वे ने क्या किया, इसने ब्लड सर्कुलेशन की फाउंडेशन दी कि इसने बोला जो मतलब हार्ट, जो ब्लड सर्कुलेशन होती है हार्ट, मतलब इसको रेस्पॉन्सिबल है ब्लड सर्कुलेशन। ये किसने बोला? विलियम हार्वे ने। और ह्यूमनिज़म की डिज़ायर, मतलब यहाँ पे ह्यूमनिज़म का अप्रोच मतलब उसको ज़्यादा माना गया, क्योंकि पहले हम बोलते थे कि जो धर्म है वो सब कुछ है, लेकिन अब हमने बोला कि ह्यूमनिज़म मतलब हमें मतलब ह्यूमन की जो पोटेंशियल है अचीवमेंट से उसको अब ज़्यादा फोकस किया हमने यहाँ से। फर्स्ट गन वाज मेड इन रेनेसा पीरियड, ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट में फिर इसके आते हैं कुछ पेंटर्स, मतलब राइटर जो रेनेसा में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेट्रारिच था, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो पेट्रारिच है इसको बोलते हैं फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। इसने मतलब ह्यूमनिज्म का अप्रोच दिया है कि मतलब धर्म में सब कुछ नहीं है, बल्कि ह्यूमन की जो अचीवमेंट्स है, पोटेंशियल है, उनको ज़्यादा फोकस करो। मतलब ह्यूमन भी मतलब बहुत कुछ कर सकता है, और जो भी इस दुनिया में है वो इंसान के लिए ही बना है। ये किसने बोला? पेट्रारिच ने। और उसके बाद आता है बोकाकियो द डेक्यूमेरॉन। इसने कौन सी बुक लिखी? द डेक्यूमेरॉन। द दांती ने कौन सी बुक पब्लिश की? द डिवाइन कॉमेडी, जिसकी वजह से रेनेसा मतलब स्टार्ट हुआ, ट्रिगर हुआ रेनेसा इस बुक से पब्लिश। ये किसने की थी? द दांती, जो कि मतलब इंपॉर्टेंट पोएट था इटली का। तो लियोनार्डो दा विंची, इसकी फेमस पेंटिंग्स मैंने आपको बोला, द लास्ट सपर एंड द मोनालिसा। तो मिशेल की भी पेंटिंग्स एक इंपॉर्टेंट है, द प्रिंस। और शेक्सपियर की दो दो पोएम्स हैं, चॉचर एंड स्पेंसर। ये मतलब आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करें कि मतलब क्या इम्पैक्ट रहा रेनेसा का, रेनेसा पीरियड से क्या इम्पैक्ट रहा। पहले हम बोलेंगे पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था रेनेसा के। देखिए, अब यहाँ से एक्सप्लोर होने लगा न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया की सोच आ गई। दिस एंड इसने क्या लेड किया, कॉलोनीज एस्टैब्लिश हुए, न्यू मार्केट्स एस्टैब्लिश हुए, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो पावरफुल नेशन स्टेट्स थे वेस्टर्न यूरोप में उनका डेवलपमेंट हुआ, और जिसकी वजह से ट्रेड ईस्ट वेस्ट स्टार्ट होना लगा। क्योंकि अब हम मॉडर्न है, अब हम मतलब जो पुराने ज़माने की सोच नहीं रखते हैं। और इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट क्या रहा था रेनेसा का, मतलब ह्यूमनिज्म, मैंने आपको बोला ह्यूमनिज्म को मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। फोकस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल एंड अचीवमेंट्स, मतलब अब धार्मिक सब कुछ नहीं है, बल्कि इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। और सेकुलरिज्म, मैंने आपको पहले बोला कि पहले जो पुजारी थे, पोप वगैरह था, चर्च सिस्टम था, इसको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ले सेकुलरिज्म मतलब हर मतलब रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, हर कोई रिलीजन इक्वल है, और यहाँ से लेसर फोकस ऑन रिलीजन एंड नाउ मैन इज़ परफेक्ट। और हमें रेनेसां पीरियड से हम मतलब क्या, ये हमें धर्म के पुजारी ये क्या बोल रहे थे इंसान को कि आपको इस लैंड पे आपको खुशी नहीं मिल सकती, इस लैंड पे आपको खुशी नहीं है। जब आप मरोगे तो आपको फिर जब आप मतलब मर जाओगे फिर आपको हेवन में खुशी मिलेगी, लैंड पे आपको कोई भी खुशी नहीं मिल सकती। ये कौन बोलते थे? ये मतलब चर्च के पुजारी, पोप वगैरह जो थे, यही बोलते थे इस आदमी को। लेकिन अब क्या बोल रहे थे कि नहीं, अब हमें वेट नहीं करना है मरने के लिए कि बस हेवन में ही आपको खुशी मिलेगी, लैंड पे भी हमें खुशी मिल सकती है। और इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस, जिसकी वजह से आइडियाज़ एस्टैब्लिश हुए। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिफॉर्मेशन पीरियड। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिफॉर्मेशन। देखिए, रिफॉर्मेशन की स्टार्टिंग होती है 16th सेंचुरी से। रेनेसां पीरियड में ही रिफॉर्मेशन की बर्थ होती है। मतलब रिफॉर्मेशन एक मूवमेंट है जिसको चलाता है मार्टिन लूथर। देखिए, जो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना इस रेनेसां पीरियड में, मतलब रिलीजन को अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, मतलब जो चर्च वर्च वगैरह था उसको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, और इसी को बोलते हैं हम रिफॉर्मेशन मूवमेंट। क्यों ये मार्टिन लूथर स्टार्ट करता है रिफॉर्मेशन मूवमेंट, या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, या यूरोपीय रिफॉर्मेशन, ये क्यों मतलब मार्टिन लूथर स्टार्ट करता है? देखिए क्यों करता है, क्योंकि अगर हम 16th सेंचुरी से पहले हम बात करेंगे, मतलब 15th सेंचुरी, बैक टू 15th सेंचुरी, चर्च वाज वेरी पावरफुल इन वेस्टर्न यूरोप। ये मैंने आपको बोला कि चर्च जो था, चर्च ही सब कुछ था, मतलब मिडल एजेस में चर्च वाज एवरीथिंग। और जो हेड ऑफ द चर्च वाज, उसको बोलते हैं पोप, मतलब जो चर्च का हेड था उसको हम बोलते थे पोप। ये मतलब बहुत हैवी लाइफ गुजार रहा था ये पोप, और ये सब कुछ कमांड कर रहा था, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, आर्मी हो, रिलीजन में हो, कल्चर में हो, सब कुछ में कमांड इंटरफेरेंस यही करता था। कौन? पोप। इन शॉर्ट एवरीथिंग वाज कमांडेड बाय पोप।
और नेपोटिज्म भी बहुत था बैक टू 1500। नेपोटिज्म मतलब जैसे हम बोलते हैं बॉलीवुड में कि मतलब जो जिसका बेटा है मतलब वो उसको मतलब बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि अगर अगर किसी और के पास टैलेंट भी है तो उसको कोई मतलब ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि नेपोटिज्म बहुत है बॉलीवुड में। जैसे कि राजकुमार राव वगैरह वगैरह जैसे मतलब एक्टर्स है, आयुष्मान खुराना, मतलब इनके पास टैलेंट है लेकिन उनको ज़्यादा मूवीज़ करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, ठीक है। ऐसे ही मतलब वहाँ पर भी था जो हेड था पोप, ये क्या कर रहा था, जिसको मतलब ये चाहे उसी को अपॉइंट करता था किसी भी मतलब सर्विस में, ठीक है। और बैक टू 1500 क्या सिस्टम चल रहा था, सेल ऑफ इंटेलिजेंस। सेल ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम चल रहा था बैक टू 1500। इसका मतलब क्या है, ये एक मतलब ये एक सिस्टम था, सेल ऑफ इंटेलिजेंस एक सिस्टम था बैक टू 1500। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गुनाह करता है, अगर कोई सिन करता है तो उसको फिर पैसे देने पड़ेंगे चर्च को, ताकि इसका गुनाह माफ़ किया जाए। अगर ये पैसे नहीं देगा, अगर ये पैसे डोनेट नहीं करेगा इस चर्च को, तो इसका गुनाह हमेशा के लिए रहेगा, इसका गुनाह कभी माफ़ नहीं कर दिया जाएगा। तो लोगों को पैसे देने पड़ते थे, अगर वो कोई क्राइम या मतलब कोई सिन करता था कोई आदमी, उसको पैसे देने पड़ते थे इस चर्च को, तभी उसका गुनाह माफ़ किया जाता था। मतलब ये सेल ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम था, ऐसे ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था, ये पुजारी, चर्च के पुजारी, ठीक है। जो फिर ये जब कोई पर्सन डोनेट करता था कुछ पैसे, उसको फिर एक डॉक्यूमेंट दिया जाता था कि हाँ भाई इसने इतना डोनेशन किया है, अब इसका गुनाह जो है मतलब माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था इस सेल ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम से, मतलब आप पैसे दो गुनाह माफ़ आपके ऑटोमेटिक। फिर जो आपका एक जर्मन मॉक है, जर्मन मॉक जिसका नाम है मार्टिन लूथर, ही अपोजिट द टीचिंग्स ऑफ चर्च, मतलब ये अगेंस्ट था जो ये चर्च के मतलब टीचिंग्स थे, जो इनका ये सिस्टम चल रहा था सेल ऑफ इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह, ये इसके खिलाफ था। मार्टिन लूथर बोलता था लोगों को कि खाली इस दुनिया में एक ही रिलायबल सोर्स है, कि वो है आपकी बाइबल। बाकी जो ये पोप सिस्टम, सेल ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम वगैरह है, ये सब फजूल है, आप इन पे ज़्यादा, आप इन लोगों पे भरोसा मत करो, आप बाइबल पढ़ो। ये किसका कहना था, मार्टिन लूथर का। क्योंकि मार्टिन लूथर ने पहले बाइबल खुद पढ़ ली, तब उसको पता चला कि जो ये पोप सिस्टम है, सील ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम है, ये तो कहीं नहीं लिखा है हमारे बाइबल में कि आप पैसे दो, अगर आप गुनाह करते हो आप पैसे दो, आपका गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा तो मैंने भी बाइबल पढ़ ली, तो मैंने कहीं नहीं देखा कि कहीं पे लिखा है कि ऐसा ऐसा आप पैसे दो आपका गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा। तो इसलिए मार्टिन लूथर ने बोला ये सब हमें मतलब उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लिखा है बाइबल में। इसलिए वो बोल रहे थे लोगों को कि आप खुद बाइबल पढ़ो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। जो ये मतलब धर्म के पुजारी थे, ये मतलब चर्च में जो बैठे थे, क्या ये सही है कि यहाँ जो बाइबल बोल रहा है, जो मतलब मार्टिन लूथर आपको बोल रहा है, या मैं सही हूँ, ठीक है। तो फिर जब ये मार्टिन लूथर बाइबल पढ़ता है, उसके बाद ये 95 थीसिस पोस्ट करता है। ये 95 थीसिस, ये थीसिस भी क्या होते हैं, जब ये बाइबल पढ़ता है ना, वही से फिर ये मार्टिन लूथर मतलब अपनी थीसिस बना लेता है और उनको ये पोस्ट करता है। कहाँ पे, एक डोर होता है एक चर्च पे, एक मतलब चर्च का जो डोर होता है, ये चर्च कहाँ पे होता है, जर्मनी में एक जगह होती है विटनबर्ग, विटनबर्ग एक जगह होती है जर्मनी में, वहाँ पर ये लगा लगा दिया, वहीं पर इसने लगा दिया चर्च के डोर पे क्या 95 थीसिस वहाँ पर उसने लगा दिया, ताकि मतलब जो चर्च में लोग आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, तो यहाँ पर इसने ये मतलब 95 थीसिस लगाए, क्योंकि लोग आएंगे और वो इन मेरी थीसिस को पढ़ेंगे और उनको सब पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है, कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब मार्टिन लूथर का मेन था। लेकिन मार्टिन लूथर को इसके जब इसने 95 थीसिस पोस्ट किए 1517 में, ठीक है, 1517 में ये पोस्ट करता है इन 95 थीसिस को, और 1520 में इसको ये मतलब चर्च वाले अपने मज़हब से निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको गुस्सा आता है कि ये मार्टिन लूथर हमें जो हमारा बिजनेस है ये इसको मतलब बंद करवा करवा के ही रहेगा। तो चर्च के पुजारी बहुत गुस्सा हुए, तो उन्होंने इसको अपने मज़हब से मतलब रोमन कैथोलिक से इसको अलग कर दिया गया। पहले पहले चर्च ने इग्नोर किया मार्टिन लूथर के आइडियाज़ को, लेकिन फिर जल्दी जल्दी जो मार्टिन लूथर के आइडियाज़ थे वो मतलब स्प्रेड होने लगे थ्रू आउट द यूरोप। जो मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुआ 1450 में, बाइबल का जो ट्रांसलेशन था अब वो कॉमन लैंग्वेजेस में होने लगा, कि फ्रेंच, इटाली, स्पेनिश, इंग्लिश वगैरह वगैरह में बाइबल लिखी जाए मतलब जा रही थी अब, ताकि हर कोई इंसान उसको पढ़ेगा और उसको पता चलेगा कि मतलब असल में रियलिटी क्या है, मतलब क्या है जो चर्च सिस्टम बैठा है, क्या ये सही है या बाइबल कुछ और बोल रही है, ठीक है। तो यही वो टाइम था जब क्रिश्चियनिटी डिवाइड हुई थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखें,
एक साइड थे कैथोलिक्स, दूसरे साइड थे प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स वो थे जो मतलब चर्च के पुजारी थे, वो लोग थे जो पोप के साथ थे, ठीक है, मतलब जो पोप पे भरोसा कर रहे थे। प्रोटेस्टेंट्स वो थे जो मार्टिन लूथर को सपोर्ट करने लगे। अब मार्टिन लूथर को, तो ये था मतलब क्रिश्चियनिटी डिवाइड हुई थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में इस मोमेंट से। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो मतलब पहले मार्टिन लूथर था, इसकी पैदाइश हुई थी 10 नवंबर 1483 जर्मनी में, और इसकी मतलब डेथ कब हुई थी 18 फरवरी 1456 में। और ये 1905 थीसिस को कब पोस्ट करता है ऑन 31 अक्टूबर 1517 में। मैंने आपको बोला कि जो जर्मनी में जगह होती है विटनबर्ग, वहाँ पर इनको पोस्ट करता है बाइबल पढ़ने के बाद। और जो मूवमेंट स्टार्ट करता है यूरोप में, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और यूरोपियन रिफॉर्मेशन, जिसको कौन इनिशिएट करता है, मार्टिन लूथर। और इसके साथ और दो लीडर्स होते हैं इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उनका नाम होता है जॉन कैल्विन एंड ज़िविंगली, ZWINGLI। क्यों हमें पता है कि जो पोप था वो सब कुछ डोमिनेट कर रहा था, कमांड कर रहा था एवरीथिंग। और जो मार्टिन लूथर के टीचिंग्स थे उनको हम बोलते थे लूथेरियंस, और जो उसके फॉलोअर्स थे उनको हम मतलब जो मार्टिन लूथर के फॉलोअर्स थे उनको बोलते थे प्रोटेस्टेंट्स। और हमें पता है कि जो सील ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम था, ये मैंने आपको समझाया कि ये क्या था। ये सील ऑफ इंटेलिजेंस मैंने आपको बोला था कि लोगों को मतलब लूट रहे थे ये चर्च के पुजारी कि आप पैसे दो, आपका गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा। जैसे कि मतलब ये था ही नहीं कहीं पे, मतलब बाइबल में नहीं लिखा था ऐसा कुछ भी। तो फिर यहाँ से किसकी स्टार्टिंग होती है, यहाँ से आपका जो मार्टिन लूथर की स्टार्टिंग होती है। क्योंकि मार्टिन लूथर को अब रियलाइज़ हुआ कि जो पोप है ये सब मतलब गलत कर रहे हैं हमारे साथ, ये हमें लूट रहे हैं, क्यों मतलब बाइबल कुछ और बोल रही है और ये चर्च के पुजारी हमें कुछ और करना चाहते हैं। मार्टिन लूथर का कहना था कि जो बाइबल है दिस इज़ द ओनली रिलायबल सोर्स। इसको पता, इसने बोला कि कैसे गुनाह, अगर मतलब कोई गुनाह करता है पैसे देने से कैसे गुनाह माफ़ होगा। आली मतलब खाली तो जो हमारा गुनाह है वो तभी माफ़ कर दिया करेगा जो हमारा मतलब भगवान, मतलब जो इनका क्रिश्चियंस का गॉड है जीसस क्रिस्ट। क्योंकि जब हम इनर सुपरेचुअल रिपेंटेंस करेंगे कृष्ण मतलब जीसस के सामने, तभी वो हमारा गुनाह माफ़ कर सकता है, ना कि मनी से मतलब हमारा गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा, जैसे कि मतलब पोप चर्च के पुजारी बोल रहे थे। तो इसी के अगेंस्ट इसने प्रोटेस्ट किया, मतलब मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चर्चेस, मतलब जब इन्होंने ऐसा ऐसा सिस्टम ला के रखा था। और उसके बाद वो बाइबल पढ़ता है और 95 थीसिस पोस्ट करता है 31 अक्टूबर 1517 में ऑन चर्च डोर जर्मनी में एक जगह होती है विटनबर्ग। और उसके बाद लोगों को मतलब यहाँ से पता चलता है कि नहीं सच में ये हमारे मतलब जो पुजारी है हमें लूट रहे हैं, असल में तो कहानी किसकी सच है, वो है मतलब मार्टिन लूथर। तो ये था आपका रिफॉर्मेशन मूवमेंट और रेनेसा। आई होप कि आपको यहाँ से मतलब क्लियर हुआ होगा कि असल में मतलब रेनेसा पीरियड और रिफॉर्मेशन क्या है। रेनेसा क्या है कि उसमें रिवाइव होता है, रिबर्थ होता है, जो ग्रीक रोम का आर्ट था, कल्चर था, लिटरेचर था, उसको रिवाइव किया जाता है इटली में। क्योंकि जब वो तुर्कस अटैक करते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल में 1453 में, और कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ पे है, ग्रीक में, और फिर वहाँ से ग्रीक स्कॉलर्स पोइट्स आर्टिस्ट्स भाग जाते हैं और अपने साथ वो बुक्स वगैरह जो लिटरेचर के थे, आर्ट्स के थे बुक्स, वो उनको अपने साथ ले जाते हैं वहाँ जब वो इटली में भाग रहे थे। और इटली में फिर वो अपना स्टार्ट करते हैं, जो रिवाइव करते हैं अपना कल्चर लिटरेचर वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। और ये था आपका रेनेसा और रिफॉर्मेशन। चलिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।